हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं मैथ एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर and ₹8 for additional each kilometer does not form an AP as the total fare after each kilometer is 15, 8, 8, so on. Is the statement true? Give reasons. तो आपको फेयर चार्जेस दिए हुए हैं फर्स्ट किलोमीटर के ₹15 और फिर ₹8 ऐड होते जाएंगे फॉर एडिशनल किलोमीटर के लिए, लेकिन वो एक एपी नहीं बनाता है क्योंकि आपको सीक्वेंस दिया हुआ है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एज टैक्सी फेयर वुड बी 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे यानी कि 23, देन 31, 39 और ये एक एपी बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का डन हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। In each of the following situations, do the list of numbers involved form an AP? आपको कुछ सिचुएशन दी हुई है तो आपसे पूछा है कि जो नंबर इन्वॉल्व है क्या वो एपी बनाते हैं। गिव रीजन भी देने हैं। फर्स्ट है fee charge from a student every month by a school for the whole session when the monthly fee is 400। तो 400 का मंथली फीस है, तो जो चार्ज होएगा होल सेशन के लिए क्या वो एक एपी बनाएगा? देखिए, अगर मंथली फर्स्ट मंथ के लिए जो चार्जेस हैं वो 400 है तो सेकेंड मंथ के लिए भी 400 रहेंगे, थर्ड के लिए भी 400 रहेंगे, सो ऑन। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? मंथली फी फॉर ईच month is 400, so sequence will be 400, 400, 400, so on, as common difference is same, that is 0, so this is an एपी। तो इसीलिए ये एक एपी आप लोगों का बनेगा। सेकंड है हमारे पास the fee charged every month by a school from class 1 to 12। तो 1 से 12 तक की फीस चार्जेस की बात हो रही है। फर्स्ट क्लास की जो मंथली फीस है वो 250 है और फिर नेक्स्ट क्लास की 50-50 इंक्रीज होती जाएगी। सो सीक्वेंस विल बी, फर्स्ट क्लास के लिए जो चार्जेस है वो 250 रुपीज है। हम लिखेंगे यहाँ पे मंथली फी फॉर क्लास 1। 50 इंक्रीज करेंगे तो 300 का चार्जेस आएगा सेकेंड क्लास,
थर्ड क्लास के लिए 350। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस है आप लोगों का उसमें कॉमन डिफरेंस 50 रुपीज रहने वाला है। तो दिस इज एन एपी। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज एन एपी एज कॉमन डिफरेंस इज देयर दैट इज ऑफ ₹50। तो ये आपका सेकंड पार्ट डन हुआ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास the amount of money in the account of Varun at the end of every year when 1000 is deposited at simple interest of 10% per annum। तो वरुण के अकाउंट में मनी पूछा है अमाउंट हर साल के एंड में जब 1000 डिपॉजिट होंगे और सिंपल इंटरेस्ट है 10% पे। तो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट की बात करेंगे हम लोग जो स्टार्टिंग में अमाउंट है दैट इज 1000 रुपीज। नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा प्रिंसिपल पी आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड टाइम इज 1 ईयर की बात हो रही है। तो इट विल बी 100 रुपीज। तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट हो जाएगा 1100 रुपीज। 1000 प्लस 100 1100। सिमिलरली अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा रेट भी सेम है टाइम भी सेम है। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा 1200। amount at the end of third year। तो 1000 इंटू 10% इंटू 3। तो ये आप लोगों का 300 आएगा। तो टोटल अमाउंट बन जाएगा 300। सो सीक्वेंस विल बी 100 1100 1200 1300 so on as common difference is 100 rupees। So this is an AP। तो ये एक AP है। ओके फोर्थ पार्ट करेंगे the number of bacteria in a certain food items after each second when they double every second। तो हर सेकंड के बाद जो बैक्टीरिया का नंबरिंग है वो जब हर सेकंड वो डबल हो रहे हैं। ओके लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड में बैक्टीरिया एक्सलेट कर लेते हैं। सेकंड में बैक्टीरिया से डबल हो जाएंगे यानी कि 2x। और थर्ड सेकंड में इससे डबल यानी कि 4x। तो आप इधर से सीक्वेंस देख सकते हो कि ये केपी नहीं है।
सो दिस इज सीक्वेंस। सो पहले D1 निकालेंगे, A2 minus A1, so it will be come out as X. Then D2 calculate करेंगे, A3 minus A2, again it will come out as 2X. So D1 is not equal to D2, so this is not an AP. तो ये एक AP नहीं है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट्स आपके डन हुए। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन, 3 पार्ट्स हैं इसके। जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट फॉलोइंग आर द nth टर्म्स ऑफ एन एपी। कुछ हमें टर्म दी हुई है nth टर्म्स, तो बताना है क्या ये सही है कहना कि ये सच में किसी एपी की nth टर्म होगी। जैसे फर्स्ट हमें है 2n-1। ओके, अब जब भी हमारे पास जनरल टर्म होती है तो वो हमेशा लीनियर फंक्शन बनता है। लीनियर मतलब n की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, कभी भी स्क्वायर नहीं होगी। तो इसे आप चेक कैसे करवा सकते हो, पहले हम लोग सपोज कर लेंगे कि ये एक एपी मतलब एपी का nth टर्म है। लेट an इज इक्वल टू 2n-3। तो सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो इट विल बी -1। फिर n की जगह 2 पुट कर दो, 2 इंटू 2 4, 4 में से 3 गया 1, 3 पुट कर दो, 6 - 3 दैट इज इक्वल टू 3, और एक फोर्थ टर्म 4 पुट कर दो, 4 इंटू 2 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। अब आप D1 कैलकुलेट कर दो पहले। 1 minus -1, तो इट विल बी कम आउट एज 2। D2 कैलकुलेट करने के लिए A3 में से A2 माइनस कर दो, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। फिर D3 कैलकुलेट करेंगे, A4 minus A3, 5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, D1 D2 D3 सब इक्वल आ गए, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये एक nth टर्म जो है वो किसी एपी सीरीज की होगी। ओके, इसके अलावा एक जनरलाइजेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लियर करते हैं। सेकंड देखिए क्या है हमारे पास, 3n² + 5। जैसे पहले बताया कि लीनियर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक हुआ या क्यूबिक हुआ या कुछ और हुआ तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। सबसे पहले n1 पुट करेंगे तो 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8। फिर 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 + 5 17। A3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, और ये आ गया 32। यहीं से आप देख सकते हो कि D1 और D2 इक्वल नहीं आएंगे, तो हमें नेक्स्ट के लिए जरूरत ही नहीं जाने की। 17 में से 8 माइनस किया, यू विल गेट 9। D2 के लिए A3 minus A2, 32 - 17 दैट इज इक्वल टू 15। तो D1 D2 के इक्वल नहीं है, तो ये nth टर्म भी नहीं बनेगी। ओके, नेक्स्ट थर्ड है आपका, लेट an इज इक्वल टू 1 + n का स्क्वायर। तो 1 पुट कर दो, 1 + 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो दैट इज 3।
फिर 2 पुट करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो 7, 3 करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 9 तो इट विल बी 13। यहीं से चेक हो गया कि एन टर्म नहीं बनेगी। a2 माइनस a1, 7 में से 3 गया दैट इज 4। फिर a3 में से a2 माइनस करेंगे तो 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6। सो d1 इज नॉट इक्वल टू d2, तो nth टर्म भी नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग जनरलाइज मतलब वैल्यूज पुट करके भी आसानी से दिखा सकते हो वैल्यू को। ठीक है जी। इसके अलावा अगर जनरलाइजेशन में प्रूव करना होता तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने पास पहला पार्ट था an इज इक्वल टू 2n माइनस 3। तो एक तो an दिया हुआ है, एक आप कैलकुलेट करते an माइनस 1। तो जहाँ पे n आता है उसको n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, तो n माइनस 2 माइनस 3 यानी कि 2n माइनस 5 बन गया। अब an में से an माइनस 1 करेंगे, an की वैल्यू 2n माइनस 3 है, माइनस है तो ब्रैकेट शुरू कर दो, 2n माइनस का 5, 2n माइनस 3 माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 5, तो 5 में से 3 गया 2। अब देखो जब ये आप माइनस करोगे तो जो आपके पास आंसर निकल के आएगा उसमें n नहीं आना चाहिए। अगर n आ गया तो मतलब वो nth टर्म नहीं है। खैर तो लीनियर था तो इसीलिए इसको तो n के इंडिपेंडेंट आना ही था। बट इसके अलावा मैं आपको दूसरा पार्ट करके दिखाता हूँ जिसमें an की वैल्यू 3n का स्क्वायर प्लस 5 है। अब हमें निकालना है n माइनस 1, तो n को रिप्लेस कर दो n माइनस 1 से, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5, 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस 3 8। अब an में से an माइनस 1 माइनस करेंगे, सो 3n स्क्वायर प्लस 5 माइनस, तो ब्रैकेट शुरू कर देंगे, an माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दी हमने, 3n स्क्वायर प्लस 5 साइन चेंज हो जाएंगे, 3n स्क्वायर कैंसिल, तो 6n माइनस 3 आ गया। तो आप देख सकते हो कि जो n है वो यहाँ पे आ रहा है, तो इसीलिए ये एक AP का nth टर्म नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग जनरलाइजेशन के थ्रू भी प्रूव कर सकते हो। 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।